आज हम लोग सैंपल क्वेश्चन पेपर 3 करने जा रहे हैं जो कि सीबीएसई पर बेस्ड है, जो हमारा रिसेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और सैंपल क्वेश्चन पेपर इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इससे आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी होने वाली है और आप यह चेक कर पाते हैं कि आपने अभी तक क्या जाना है और आप में क्या कमियां हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से हमें बहुत सारी चीजें पता चलती है। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आइडेंटिफाई गैस ए इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। यहां पर एक एक्सपेरिमेंट है जो कि जिंक ग्रैनुअल्स ली जा रही है और जिंक ग्रैनुअल्स और इस टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट HCl ली गई है। तो जिंक ग्रैनुअल जब डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करती है तो क्या फॉर्म करती है? ऑब्वियसली ये जिंक क्लोराइड फॉर्म करती है और साथ ही साथ एक गैस है जो लिबरेट करती है जिसका नाम है हाइड्रोजन गैस, और जो बर्न होता है पॉप साउंड के साथ, दैट बर्न्स विथ पॉप साउंड, बर्न्स विथ अ पॉप साउंड। तो अब आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि यहां पर कौन सी गैस ए रिलीज हो रही है। तो वो गैस कौन सी है? हाइड्रोजन गैस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा रिफाइनिंग से है। मेटल्स आर रिफाइंड बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। बिल्कुल सही बात है। ईच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। देखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के लिए जो हमारा गोल्ड और कॉपर जो है ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के लिए होती है, और सोडियम और पोटेशियम ये जो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होती है। ये क्या होती है? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारे लिए गोल्ड और कॉपर दो ऐसे मेटल्स हैं जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग एक एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है। ये कैसी प्रोसेस है? एन एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, जिससे हम लोग मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा कौन सा होने वाला है? 1 and 2। तो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा? ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन ए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मेटल रिबन एक्स बर्न्स इन ऑक्सीजन विथ अ डैजलिंग व्हाइट फ्लेम। बहुत बार मैंने डिस्कस भी किया है अपने रेगुलर क्लास में कि डैजलिंग फ्लेम के साथ कौन बर्न होती है? मैग्नीशियम रिबन बर्न होती है। तो मैग्नीशियम रिबन जो ली जाती है उसे जब बर्न किया जाता है तो वो डैजलिंग फ्लेम के साथ बर्न होती है, और वो कौन सी कंपाउंड फॉर्म करती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसकी जो एक्वस फॉर्म होती है वो बेसिक होती है। इसकी जो एक्वस फॉर्म होती है जब इसे हम वाटर में मिक्स करते हैं तो ये कैसी होती है? ये बेसिक होती है। और लिटमस टेस्ट अगर मैं करूं तो लिटमस टेस्ट में क्या होने वाला है? अगर मैं इस बेसिक सॉल्यूशन को लूं लिटमस टेस्ट में तो रेड तो हमारा ब्लू हो जाएगा, रेड लिटमस वो चेंज हो जाएगा ब्लू में, और अगर मैं ब्लू लूं तो वो ब्लू में ही एज इट इज रहने वाली है। तो चलिए देखते हैं वो कौन सी है। ये है वो रिबन। वो कौन सी है? ये वो मेटल रिबन है जो रिएक्ट होती है ऑक्सीजन से और डैजलिंग फ्लेम के साथ। ये क्या प्रोड्यूस करती है? वाइट डैजलिंग फ्लेम। ये क्या प्रोड्यूस करती है? वाइट डैजलिंग फ्लेम। तो आप कह सकते हो कि मैग्नीशियम रिबन जो है वो वाइट डैजलिंग फ्लेम के साथ बर्न होती है। तो X क्या हो गई? मैग्नीशियम हो गई,
और ये क्या फॉर्म करती है, एक वाइट एश फॉर्म करती है, जो क्या हो गई, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गई। तो X मैग्नीशियम, Y मैग्नीशियम ऑक्साइड, और टाइप ऑफ रिएक्शन क्या समझ पा रहे हो आप, दो रिएक्टेंट्स यहां कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। तो ये कौन सी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो हमारी ऑप्शन हो गई बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाइल स्टडीइंग द saponification reaction, what do you observe when you mix an equal amount of colorless vegetable oil and 20% aqueous solution of sodium hydroxide in a beaker? तो जब आप ऐसा करते हो, आप क्या करते हो, 20% aqueous solution लेते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड की, और एक कलरलेस वेजिटेबल ऑयल लेते हो। तो जब आप मिक्स करते हो तो ये क्या होता है, ये जिस भी बीकर में ये रिएक्शन हो रही होगी वो बीकर हीट हो जाएगी, तो थोड़ी सी हॉट हो जाएगी। द आउटर सरफेस ऑफ द बीकर हैज बिकम हॉट। तो हमारी ऑप्शन कौन सी हो गई, हमारी ऑप्शन हो गई ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट देखते हैं द करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल। अब यहां पे आपको डॉट स्ट्रक्चर से बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। डॉट स्ट्रक्चर करने के लिए पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पता होनी चाहिए हर एक एलिमेंट के एटम की। तो यहां पर वाटर में कौन कौन सी होती है, हाइड्रोजन होती है और ऑक्सीजन होती है, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1 हुई, और ऑक्सीजन की क्या होती है 2 और 6, और ये सेल क्या हो गए KNL। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ये अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा। हाइड्रोजन में क्या होता है, डुप्लेट होता है, और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट हैं वो ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं। तो इट मींस कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। तो कैसे शेयर करेंगे, इसके पास जो है कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। आप चाहे तो डॉट भी ले सकते हैं, क्रॉस भी ले सकते हैं। मैंने क्रॉस इसलिए लिया है ताकि आप समझ पाओ कौन सी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन ने क्या किया, अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया। यहां भी हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया, और जितने शेयरिंग हुए थे उतने ही ऑक्सीजन ने आपस में 1 मींस अब कितने हो गए इसके पास, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इसने भी अपना ऑक्टेट पूरा किया, इसने भी अपना डुप्लेट, और ये इलेक्ट्रिकली क्या हो गया, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो कौन सा है, ये हमारा डी होगा या सी होगा। तो आप देख पा रहे हैं कौन सा होने वाला है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आपको यहां पर डॉट जो लिया गया है वो लिया गया है एक्स की जगह पे। अगर मैं ले लूं तो यहां पर सेम चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हो। कार्बोनेट्स कंपाउंड में आपको बहुत सारे डॉट स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, जिस पर आप प्रैक्टिस करके इस तरह के क्वेश्चंस को और बड़ी आसानी से बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहां पर आपसे 2 सॉल्ट X और Y दी गई है। ऑप्शन ए में अलग कॉम्बिनेशन है, बी में अलग है, सी में अलग है और डी में अलग है। अब यहां पर इन्हें वाटर में डिसॉल्व किया गया, इनका एक्वस सॉल्यूशन बनाया गया, और जब एक्वस सॉल्यूशन बना लिया गया तो इसे फिनोफ्थलीन क्या है, एक एसिड बेस इंडिकेटर है। एसिड में ये कलरलेस ही रहती है। इसकी ओरिजिनल कलर कैसी होती है, ये होती है कलरलेस, नो कलर। और एसिड में इसमें कोई भी चेंज नहीं होती है, लेकिन बेस में ये क्या करती है, ये
पिंक हो जाती है। तो बेसिक मीडियम में फिनोल्फ्थलीन जो हो जाती है वो किस में कन्वर्ट होती है? पिंक में। और एसिडिक में नो चेंज इन कलर। जैसी कलर रहती है कलरलेस, वैसे ही वो एसिडिक मीडियम में बनी रहती है। तो ये किस केस में होता है? ये फिनोल्फ्थलीन के केस में होता है। चलिए, तो ये एक केमिकल इंडिकेटर है। ये क्या है? एक केमिकल इंडिकेटर है एसिड बेस का। तो हो सकता है एग्जाम में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिले जिसमें आपसे फिनोल्फ्थलीन के बिहेवियर के बारे में पूछा जाए। फिनोल्फ्थलीन के बिहेवियर के बारे में पूछा जाए कि वो बेसिक मीडियम में कैसा हो जाता है, कलरलेस टू पिंक, और एसिडिक मीडियम में कैसी चेंजेस होती है उसमें। तो जब हम लोग सोडियम कार्बोनेट को लेते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट जो है उसकी जो पीएच वैल्यू वो 8 to 10 होती है। इसकी जो पीएच वैल्यू वो कितनी होती है? वो 8 to 10 होती है। अब 8 to 10 होगी मीन्स ये बेसिक होगी। ये क्या होगी? बेसिक होगी। जब ये बेसिक होगी तो ये इसकी एक्व सॉल्यूशन फिनोल्फ्थलीन के साथ कौन सी कलर चेंज करेगी? ये पिंक हो जाएगी। और जो दूसरी है, जो हमारी अमोनियम क्लोराइड है, ये नो चेंज शो करेगी। किसी भी तरह की कोई भी कलर में चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये एसिडिक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन ए। जब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है तो बाकी सारे ऑप्शंस को चेक करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस रिमेन्स अनचेंज्ड। तो यहां पर आपको बतानी है कि इनिशियल सब्सटेंस की आइडेंटिटी नहीं चेंज होनी चाहिए। कर्डलिंग ऑफ मिल्क में क्या होती है? मिल्क जो है वो चेंज हो जाती है। फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यस, आपको पता होगा जो हम लोग क्रिस्टल बनाते हैं, कौन सा? CuSO4 5H2O, आपको याद है? तो ये जब क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो ये क्या होती है? CuSO4 सेमी हाइड्रेटेड होती है। क्या होती है? सेमी हाइड्रेटेड। तो ये क्या है? ये क्रिस्टलाइजेशन ही तो है। ये क्या है? क्रिस्टलाइजेशन है। और क्रिस्टलाइजेशन में इनिशियल प्रॉपर्टी और फाइनल जो सब्सटेंस है, दोनों में सब्सटेंस एक ही रह जाते हैं, कॉपर सल्फेट। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया? हमारा ऑप्शन बी हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा, इन प्लांट्स द रोल ऑफ साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का क्या फंक्शन है? वो बेसिकली प्रमोट करता है सेल डिवीजन को। वो किसको प्रमोट करता है? सेल डिवीजन को वो प्रमोट करता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन ए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन ऑफ द इवेंट्स दैट डू नॉट अकर फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करती है और वो क्या फॉर्म करती है? वो फॉर्म करती है ग्लूकोज। क्या फॉर्म करती है? ग्लूकोज फॉर्म करती है और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस रिलीज करती है। तो ये जो रिएक्शन हुई, इसमें हमने क्या देखा? ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं होती है? ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं होती? क्लोरोफिल ऑब्जर्व्स, यस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं, ऑक्सीजन रिलीज होती है।
ये तो गलत हो गई। ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, ये भी सही बात है। और कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब्ड, ये भी सही है। तो हमारी करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई? क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है डू नॉट अकर, तो कौन सी नहीं होती है? ऑप्शन बी नहीं होती है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ऑक्सीजन रिलीज होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे एक फिगर के पर बेस्ड पूछा गया है। इसमें देखिए ये पूछा जा रहा है कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड आइडेंटिफाई द प्रोसेस एंड इट्स सिग्निफिकेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। अब आपको बताना है कि क्या सिग्निफिकेंस है। इवापोरेशन हो रही है, या ट्रांसपिरेशन हो रही है, या एक्सक्रीशन हो रही है, या ट्रांसलोकेशन हो रही है। तो क्या लगता है आपको इस डायग्राम की क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है? ये जो है ये ट्रांसपिरेशन को बता रही है। ये क्या बता रही है? ट्रांसपिरेशन को बता रही है, जिसके कारण एक सक्शन फोर्स के थ्रू वाटर क्या होता है, वो इनसाइड पुल किया जा रहा है और वो लीफ के थ्रू इवापोरेट हो जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट विथ पी प्लांट, अ प्योर टी टॉल प्लांट, हमने प्योर टॉल प्लांट लिया विथ अ प्योर सॉल्ट प्लांट, हमने प्योर सॉल्ट प्लांट। तो जब हमने इनकी क्रॉसिंग करवाई तो क्या मिली हमें? ये हो गई F1 जनरेशन। ये क्या हो गई? F1 जनरेशन। अब F2 जनरेशन के लिए हमें क्या होनी चाहिए? F2 जनरेशन के लिए हमारे पास TL जो कॉम्बिनेशन होगी वो कैसी कॉम्बिनेशन होगी? तो यहां पर क्या होने वाली है? ये क्रॉस होने वाले हैं। तो F2 जनरेशन में कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t की क्रॉस होने वाली है। और जब क्रॉस होगी तो क्या फॉर्म होगा? फॉर्म होगा कैपिटल T स्मॉल t, ये सेग्रीगेट करेंगे और जब सेग्रीगेट करेंगे तो एक बार कैपिटल T फॉर्म होगी, एक बार कैपिटल T स्मॉल t फॉर्म होगी, फिर ये वाली कैपिटल T स्मॉल t और ये वाली स्मॉल t। तो आपको रेशियो बताना है कि प्योर टॉल कितने आ रहे हैं। प्योर टॉल कितने आ रहे हैं? 1, 2 और साथ ही साथ 3। कितने आ गए? 3। तो हमारी जो रेशियो होगी वो 3:1 की होगी। इसे आप एक टेबल से भी कर सकते हैं। जैसे हमने ऐसे टेबल लिया, TT कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t। कैपिटल जो अल्फाबेट है वो डोमिनेंट ट्रेट को बताती है और ये स्मॉल t स्मॉल t। तो कितने हो गए? 1, 2, 3 आउट ऑफ 4। तो यहां पर शॉर्ट और टॉल में आपको रेशियो पूछी गई थी, तो 3:1 हो गई। चलिए, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे जो F2 जनरेशन से पूछे जाते हैं। द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दैट डेवलप on a moist lice of a braid in Rhizopus are, तो वो बेसिकली क्या है? वो हाइफिया है। ये एक फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है जो बायो से है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इन टॉर्च लाइट एंड हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल द बल्ब इज प्लेस्ड। अब ये लाइट चैप्टर से बहुत अच्छी क्वेश्चन पूछी गई है। इसमें पूछा जा रहा है कि जो बल्ब होती है हेडलाइट में, वो चाहे लाइट व्हीकल की हो या फिर वो हेडलाइट की हो या फिर टॉर्च लाइट की हो, तो बल्ब को कहां पर प्लेस करना चाहिए? तो बल्ब को रिफ्लेक्टर कैसे नेचर की होती है? रिफ्लेक्टर जो होती है वो होती है कॉनकेव नेचर की। तो हमें क्या करना होगा? हमें फोकस पर रखनी होगी बल्ब को, ताकि जितने भी लाइट रेस
यहां से रिफ्लेक्ट हो वो इन्फिनाइट तक जाए। तो कैसी होनी चाहिए? वेरी नियर टू द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर। कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन बी। बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थी ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कन्वर्जिंग मिरर। अब आप ये बताओ, ये कन्वर्जिंग मिरर कौन सी मिरर है? जो सारे लाइट रेज को, इन्फिनाइट से आने वाली जितनी भी लाइट रेज को है, वो कन्वर्ज करती है एक पॉइंट पर। तो अब तक में आपको समझ में आ गया होगा कि वो कौन सी है? वो कॉनकेव मिरर है। वो कौन सी मिरर है? कॉनकेव मिरर है। और इस कॉनकेव मिरर के बारे में पूछा जा रहा है कि उसकी सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर जो वो कितनी दी गई है? वो दी गई है 30 सेंटीमीटर। तो फोकस कितनी हो गई? हाफ 15 सेंटीमीटर। कितनी हो गई? 15। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर होती है तो फोकल लेंथ क्या होने वाली है? फोकल लेंथ जो होगी वो r/2 होगी, जो कि 15 सेंटीमीटर होगी। और बाय साइन कन्वेंशन ये क्या होती है? नेगेटिव होती है। ये क्या होती है? नेगेटिव फोकल लेंथ होती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कैसे। तो इसकी जो हमें इमेज चाहिए वो कैसी चाहिए? वर्चुअल चाहिए। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में पूछा जाए, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस एज टू ऑब्टेन अ वर्चुअल इमेज। अब आपको वर्चुअल इमेज बनानी है, तो आपको पता है कि आप फोकस से पोल के बीच में कहीं भी आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वो वर्चुअल इमेज बनेगी। तो वो कैसी होनी चाहिए? 15, 0 to 15। वो कैसी होनी चाहिए? 0 to 15 मीन्स बिटवीन पोल एंड फोकस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा, विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नॉट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ फूड चेन। ऐसा कौन सा है जो फूड चेन को नहीं कंस्टिट्यूएंट करता है? ग्रास, लायन, रैबिट, उल्फ। यस, ये तो करता है। और प्लैंकटन, मैन, फिश, ये एक्वेटिक में ये ग्रास होपर जो है ना, ये नहीं कर सकता है। और ये जो है हमारा उल्फ, ग्रास, स्नेक एंड टाइगर, ये भी नहीं होगा क्योंकि ग्रास को ईट करने वाला कोई नहीं है। और ये जो है ये ग्रास हॉपर नॉन एक्वेटिक है ना। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया? हमारा ऑप्शन 2 and 3 हो गया। तो ऑप्शन 2 and 3 कौन सा है हमारा? ऑप्शन सी है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी है। क्योंकि हमेशा फूड चेन जो है, फूड चेन में एक ऑटोट्रॉप्स होना चाहिए, एक हार्बीवोरस होना चाहिए, एक कार्निवोरस होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन इज मेनली ड्यू टू। आपको पता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में CFC के प्रोडक्शन और यूज को स्टॉप करने की बात कही गई थी। और इस कारण ये जो CFC है ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई। ये क्या बन गई? बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई, क्योंकि ये ओजोन लेयर को हमेशा हार्म कर रही थी। तो जो भी CFC कंपाउंड्स होते हैं वो डिप्लीट कर रहे थे। तो ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट असर्शन रीजन से क्वेश्चंस हैं। पहला असर्शन है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स। देखिए असर्शन रीजन्स क्वेश्चन जो है वो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ आपके कॉन्फिडेंस को भी चेक करता है कि आप कहां तक उसे अप्लाई कर पा रहे हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको असर्शन पढ़ना है और उसकी रीजन को पढ़ना है और देखना है क्या दोनों इंडिपेंडेंटली सही है।
अगर वो सही है तो फिर हमें चेक करना है क्या रीजन जो दी गई है वो मेन असर्शन की स्टेटमेंट की है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। तो हमारा जो है इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज इंग्रेडिएंट इन एंटासिड, बिल्कुल ये सही है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये एंटासिड में यूज होती है इंग्रेडिएंट के रूप में, और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये माइल्ड कोरोसिव बेसिक सॉल्ट है। ये क्या है? माइल्ड कोरोसिव है। तो ये हमारे लिए असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन है। रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 में क्या कहा जा रहा है? 18 में कहा जा रहा है द इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई विच आर रिच इन ब्लड। बिल्कुल ये ट्रू है। These villi have a large surface area to help the small intestine in completing the digestion of food. तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं ये क्या करते हैं? अपना सरफेस एरिया चेंज करके एब्जॉर्प्शन लेवल को, कैपेसिटी को बढ़ा लेते हैं। तो बिल्कुल ये सही है। तो दोनों ही करेक्ट है हमारा और एक्सप्लेनेशन भी है आर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा ऑन फ्रीली सस्पेंडिंग अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इट कम्स टू रेस्ट इन ज्योग्राफिकल एंड एस डायरेक्शन। तो ये भी बात जो हमारे लिए क्या है वो सही है। जब आप एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड को सस्पेंड करते हो तो एन एस डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेती है। वन एंड ऑफ करंट कैरिंग straight solenoid behaves as a north pole and the other end as a south pole, just like a bar magnet. तो ये दोनों सही हैं, ट्रू और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसकी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो 20th क्वेश्चन है। उसमें आपसे पूछा जा रहा है फूड चेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंट्री ऑफ हार्मफुल केमिकल इन आवर बॉडीज। ये स्टेटमेंट क्या लगता है आपको? ये सही है? तो ऐसा हमें लगता है कि हाँ ये सही है। बात तो सही है। जो भी हार्मफुल केमिकल्स हैं हम लोग जो भी प्लांट और एनिमल को कंज्यूम करते हैं उससे ही तो आ रहे हैं हमारे बॉडीज में। तो बिल्कुल ये ट्रू है। अब देखते हैं रीजन क्या हो सकती है। द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन वेरी ग्रेटली। ये बात कुछ इसके रीजन में नहीं आई। ट्रू तो है लेकिन नॉट द एक्सप्लेनेशन, नॉट द एक्सप्लेनेशन। तो कौन सी ऑप्शन होगी? पहली वाली तो नहीं है। ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सो ऑप्शन बी हो गई जो हमारी करेक्ट ऑप्शन हो गई। तो ये थे हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेक्शन बी के क्वेश्चंस।